इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे अनजान प्लेनेट को दिखाते हुए जहां रेडिक नाम का आदमी बुरी तरीके से फंस गया था। रेडिक तो कैसे भी करके प्लेनेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसके पैरों में काफी ज्यादा चोट लगने की वजह से वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। रेडिक अपनी नजर चारों तरफ घुमाता है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन डरा देने वाली बात यह थी कि उस प्लेनेट पर बहुत ही अजीब तरीके के जानवर और क्रिएचर्स पाए जाते थे। अब तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक भेड़िए जैसे क्रिएचर्स तो रेडिक के पास आकर उसे खाने की कोशिश करते हैं। रेडिक के पैर पर भले ही काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए पास ही वाले तालाब के अंदर जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर तक सांस रोकने के बाद रेडिक को लग रहा था कि शायद वो सारे क्रिएचर्स अब यहाँ से चले गए होंगे, लेकिन जब वो सांस लेने के लिए पानी से थोड़ी देर के लिए बाहर निकला तभी उसके ठीक पीछे वही भेड़िए वाला क्रिएचर होता है जिसने कि रेडिक के ऊपर हमला कर दिया। रेडिक तो किसी भी तरीके से अपने आप को और भी ज्यादा घायल होने से बचा रहा था। तभी रेडिक के हाथ में लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा लग जाता है जिसे कि वो दूर फेंक दे रहा था। अब वो खतरनाक क्रिएचर तो रेडिक को चोट पहुंचाने की बजाय उस लोहे के टुकड़े के पीछे भागने लगा। रेडिक तो आखिरकार चैन की सांस लेता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। अब तो रेडिक बहुत ही बड़ी गुफा में पहुंच गया होता है जहां पर वो पानी पी रहा था, लेकिन उसे पहले से ही अंदाजा होता है कि वो सारे क्रिएचर्स उसकी बॉडी के स्मेल को सूंघते हुए यहाँ तक जरूर पहुंच जाएंगे। इसीलिए वो जल्द से जल्द बड़े बड़े पत्थरों के पीछे जाकर छुप गया। थोड़ी ही देर में वहां पर एक और भेड़िए वाला खौफनाक क्रिएचर आता है जो रेडिक की बॉडी को स्मेल करते हुए यहाँ पर पहुंच गया था। लेकिन अब अचानक पानी के अंदर बड़े बड़े टेंटिकल वाले दूसरे क्रिएचर बाहर निकलते हैं जिन्होंने उन भेड़िए वाले क्रिएचर पर हमला करके उन्हें जान से मार दिया। रेडिक तो पत्थर के पीछे छुपकर ये सारी चीजें देख रहा होता है और रेडिक को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अगर उसे तालाब पार करना है तो इस टेंटिकल वाले क्रिएचर से छुटकारा पाना होगा। लेकिन थोड़ा ही आगे बढ़ते दौरान उन टेंटिकल्स वाले क्रिएचर ने रेडिक को देख लिया था। रेडिक के हाथ में जो भी आ रहा था वो उसे वेपन की तरह यूज करके उस क्रिएचर से लड़ता जाता है। उसने तो कई सारे क्रिएचर्स को मार भी गिराया, लेकिन शायद रेडिक समझ चुका था कि ये पूरा प्लेनेट इन सारे क्रिएचर से भरा पड़ा है और वो इनका अकेले मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसीलिए रेडिक तुरंत ही चट्टानों वाले इलाके में जाकर खुद को चट्टान के अंदर बंद कर लेता है और अब रेडिक यहाँ से अपने पास्ट के बारे में बताने लगा कि वो इस प्लेनेट पर आखिर पहुंचा कैसे। दरअसल कुछ साल पहले रेडिक ने अपनी नई पावर्स की मदद से लॉर्ड मार्शल नाम के एक बहुत ही बड़े तानाशाह को हरा दिया था और तब से ही रेडिक उस नए प्लेनेट का लीडर बन चुका था। रेडिक के हाथ में तो प्लेनेट की पूरी सत्ता मौजूद थी, लेकिन एक समय के बाद रेडिक को ये सारी चीजें एकदम बेकार लगने लगी। दरअसल रेडिक को पहले से ही अंदाजा था कि नया लॉर्ड बनने के कारण उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि प्लेनेट का जो भी नया मालिक बनता था सारे विरोधी लोग ट्राई करते थे कि वो राजा को मारकर उसकी जगह ले लें। यानी कि अगर नॉर्मल से नॉर्मल सिटीजन भी रेडिक को मारने में कामयाब हो जाता है तब वो नया लॉर्ड बन जाएगा। यही प्रथा सालों से चलती आ रही थी। रेडिक इस बात से बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया क्योंकि हर मिनट उसकी जान को खतरा महसूस हो रहा था। एक बार तो रेडिक के ऊपर उसके ही महल में काम करने वाली एक लेडी ने हमला कर दिया था, पर रेडिक काफी ज्यादा तेज और चालाक होता है। उसने तो लेडी के वार को बड़ी आसानी से रोकते हुए उसे जान से मार दिया था। बट उसे ये पता होता है कि जरूर ये काम वाकू का होगा। वाकू तो इस प्लेनेट का सेनापति है जो नया लॉर्ड बनना चाहता है, इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रहा था रेडिक को जान से मरवाने की। रेडिक तो अब इन चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो डायरेक्टली वाकू के पास जाकर सिर्फ इतना कहता है कि भले ही तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब मुझे ये प्लेनेट और सत्ता बिल्कुल भी नहीं चाहिए। रेडिक ने यहाँ पर वाकू से एक छोटी सी डील की। उसने वाकू से कहा कि तुम सिर्फ मुझे फ्यूरिया प्लेनेट पर जाकर छोड़ दो और मेरे जाने के बाद तुम इस प्लेनेट के नए लॉर्ड बन सकते हो। फ्यूरिया प्लेनेट का नक्शा तो कई सालों पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन वाकू और उसके सभी लोगों को ब्रह्मांड के हर एक प्लेनेट के बारे में पता था। इसीलिए डील फिक्स करके वाकू अपने सारे आदमियों के साथ रेडिक को लेकर फ्यूरिया प्लेनेट की तरफ बढ़ने लगता है। अब वो सब प्लेनेट के ऊपर लैंड हो चुके थे। रेडिक तो प्लेनेट के चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ अजीब लग रहा था। तभी रेडिक को पता चलता है कि ये तो फ्यूरिया प्लेनेट है ही नहीं, यानी कि वाकू और उसके सभी साथी रेडिक को चकमा देकर उसे एक अनजान प्लेनेट पर लेकर चले आए थे जो यहाँ रेडिक की जान ले लेंगे। रेडिक वाकू के सारे प्लान को समझ जाता है और अब अगले ही मोमेंट में वाकू के कई सारे आदमियों ने रेडिक पर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया था। रेडिक की स्पीड और फाइटिंग टेक्निक्स काफी तेज होने की वजह से वो सभी लोगों से बच जा रहा था। उसने तो ऑलमोस्ट वाकू के सैनिकों को खत्म कर दिया।
पर तभी वाकू उस चट्टान को डिस्ट्रॉय कर देता है जिस पर रिडिक खड़ा था। पूरी चट्टान एकदम ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। वाकू और उसके बचे हुए साथियों को लगने लगा कि अब रिडिक मर चुका होगा, जिसके बाद वो सब तुरंत ही अनजान प्लैनेट से निकल गए। अब यहाँ से रिडिक का प्रेजेंट टाइम चालू होता है, जो इस अनजान प्लैनेट पर फंस चुका था। उसे जरा भी आइडिया नहीं होता कि ऐसे अबेंडन प्लैनेट पर सरवाइव कैसे किया जाए। फिर भी वो इस प्लैनेट पर मौजूद खतरनाक क्रिएचर से बचते हुए आगे बढ़ रहा था और लकीली अभी तक जिंदा होता है। लेकिन अब रिडिक एक जगह पर रुक नहीं सकता क्योंकि आसपास कई खतरनाक क्रिएचर्स मौजूद थे। अब रिडिक को सुनसान गुफा के अंदर एक छोटा सा क्रिएचर मिलता है जो काफी ज्यादा घायल हुआ था। रिडिक तो उस छोटे क्रिएचर के पास जाकर उसकी मदद करता है और अब रिडिक ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस छोटे क्रिएचर को अपना पेट बनाएगा। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और रिडिक और वो पेट एक साथ मिलकर सरवाइव करने लगे। रिडिक ने तो अपने बॉडी के अंदर प्लेनेट पर पाए जाने वाले कई क्रिएचर्स का जहर डालना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वो जल्द से जल्द इन क्रिएचर्स की जहर से इम्यून हो जाए। रिडिक ने तो अपने नए पेट को भी इससे इम्यून बना दिया था और अब धीरे धीरे ही रिकवर करते हुए उन्हें काफी महीने बीत जाते हैं इसी प्लेनेट पर। रिडिक का तो वो छोटा सा क्रिएचर अब काफी बड़ा और तंदुरुस्त हो चुका होता है। रिडिक प्लेनेट के किसी भी कोने में जाता, उसका वो नया पेट उसके साथ ही रहता। जहर से इम्यूनिटी मिलने के बाद तो रिडिक उन टेंटिकल वाले क्रिएचर से लड़ाई करने चला गया, जिससे कि वो कई सारे क्रिएचर्स को खत्म कर देता है। अब अपने पालतू क्रिएचर के पास आने के बाद वो रिडिक के हाथ में एक छोटी सी बॉल देता है। उस बॉल को देखकर रिडिक को समझ में आ चुका था कि ये तो इंसानों द्वारा बनाई गई है, इसीलिए वो आसपास चेक करने लगता है कि आखिरकार इंसान यहाँ पर कहाँ मौजूद हैं। थोड़ी ही देर पर रिडिक को एक रिसर्च बेस दिखाया जाता है जो शायद यहाँ पर आए हुए इंसानों ने बनाया था। वो तो जल्द से जल्द अपने पेट के साथ उस रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर चला जाता है। हालांकि रिडिक को उसके अंदर कोई भी इंसान मिलता ही नहीं, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि रिडिक को वहाँ पर कुछ खाने के सामान मिल गए थे। ऐसे मजेदार खाने के सामान उसने कई सालों बाद खाए होते हैं। रिडिक तो पूरे लेबोरेटरी को अच्छे से देखने लगा कि उसके काम की कोई चीज मिल जाए। रिडिक को तो वहाँ पर खुद के वांटेड हुए पोस्टर्स मिलते हैं, जिसमें लिखा था कि अगर कोई भी रिडिक को पकड़ कर लेकर आएगा तो उसे भारी इनाम मिलेगा। यानी कि रिडिक इससे पहले एक बहुत ही खतरनाक वांटेड क्रिमिनल था। अब रिडिक अपने पेट के साथ जैसे ही बाहर आता है तब आसमान में काफी सारे बादल छाने लगे थे, यानी कि उस प्लैनेट पर बारिश होने वाली थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये बारिश में पानी नहीं बल्कि आसमान से अलग अलग केमिकल्स कंबाइन होने के कारण एसिड गिरता था। ये सारी चीजें रिडिक और उसके पेट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसीलिए अब रिडिक अपने प्लान के अकॉर्डिंग लेबोरेटरी के अंदर जाकर खुद को स्कैन करके पूरे ब्रह्मांड में ये खबर फैला देता है कि वो इस प्लैनेट पर मौजूद है, क्योंकि प्लैनेट से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि कोई बाहर से यहाँ पर आए, जिससे कि रिडिक उन ऑफिसर्स के स्पेसशिप पर कब्जा करके यहाँ से बाहर निकल जाए। होता भी कुछ ऐसा ही है। कुछ ही देर के अंदर अंदर एक स्पेसशिप प्लैनेट पर आ गई रिडिक को गिरफ्तार करने के लिए। स्पेसशिप के अंदर तो सैम नाम का एक कमांडर मौजूद था जो अपने सारे साथियों के साथ रिडिक को पकड़ने आया होता है। सैम ने तो अपने साथियों को पावर नोट चुरा कर रख देने के लिए कह दिया। दरअसल इसी पावर नोट की मदद से उनकी स्पेसशिप को पावर मिलती थी और वो यहाँ से बाहर निकलते थे। लेकिन सैम को पता होता है कि रिडिक काफी ज्यादा चालाक है। अगर उसके हाथ ये पावर नोट लग गया तो वो स्पेसशिप लेकर हमें यहीं छोड़ के चला जाएगा। सैम ने तो अपने कई सारे साथियों को पावर नोट की सुरक्षा के लिए वहीं रख दिया था। अब हमें सैम का एक साथी दिखाया जाता है जिसका नाम डियास था। वो उस जगह की छानबीन कर रहा होता है, तभी उसे एक जगह पर लिखा हुआ दिखाई दिया कि एक स्पेसशिप यहीं छोड़ दो, नहीं तो यहीं पर मर जाओ। दरअसल ये रिडिक ने लिखा था जो एक स्पेसशिप चाहता है। अब यहाँ सैम अपने एक साथी जिसका नाम लूना था उसे एक अपराधी को आजाद करने के लिए कहता है। वो क्रिमिनल तो एक लेडी थी जिसे कि सैम ने आजाद कर दिया था। लेडी लगातार अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन सैम ने फिर अपनी गन उठाई और निशाना लगाकर उस लेडी को जान से मार दिया। वो क्रिमिनल लेडी तो बहुत ही घायल होकर डायरेक्टली जाकर रिडिक के सामने गिर जाती है। काफी ज्यादा इंटरनल चोट लगने की वजह से वो लेडी वहीं पर मर गई। सैम तो अब चिल्लाकर रिडिक को संदेश देना चाहता था कि हम यहाँ पर आ चुके हैं और तुम जल्द से जल्द हमें सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। सैम तो किसी भी तरीके से रिडिक को जान से मारकर उसके ऊपर रखी गई इनाम को लेना चाहता था और चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने मकसद में कामयाब होकर ही रहेगा।
होगा। हमें अब सैम के दो साथी दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे से रेडिक के बारे में बातें कर रहे थे। उन्हें तो साफ साफ पता था कि रेडिक के अंदर कई सारी सुपर नेचुरल शक्तियां मौजूद हैं और उससे अकेले लड़ाई करने का सोचना मौत को बुलावा देना होगा। लेकिन अब उनके बॉस सैम के कहने पर उन्हें रेडिक से फाइट करनी ही होगी। अब सैम की पूरी टीम ने रेडिक का पता लगाने के लिए वहां पर अपने एडवांस डिवाइस लगा दिए, जिसके अंदर मौजूद सेंसर, स्पीड और सारी चीजें डिटेक्ट करके उन्हें बता देंगे। यानी कि अब रेडिक उनकी नजरों से बचकर कहीं भी छुप ही नहीं सकता था। लेकिन उन सेंसर वाले डिवाइसेस की मदद से सैम को पता चलता है कि प्लैनेट के अंदर एक और स्पेसशिप लैंड होने वाली है। देखते ही देखते वो बड़ी सी स्पेसशिप प्लैनेट के एनवायरनमेंट में घुसकर लैंड भी हो चुकी थी। स्पेसशिप के अंदर से जॉन और डेल नाम के दो ऑफिसर्स बाहर निकले थे और वो दोनों भी अपनी टीम के साथ रेडिक को पकड़ने आए थे। पर सैम को कहीं न कहीं से भनक लग गई थी कि ये लोग मेरे प्लान को चौपट करने आए हैं। सैम तो बहुत ही ज्यादा लालची और खुदगर्ज इंसान था। वो नहीं चाहता कि उसके अलावा कोई और रेडिक को पकड़े और सारा इनाम वो लेकर चली जाए। इसीलिए अब सैम ने जॉन की स्पेसशिप का पावर सेल निकालकर अपने साथ ही रख लिया, जिससे कि जॉन की टीम उसकी परमिशन के बिना यहाँ से जा ना पाए। अब अचानक एक रात सैम और उसकी टीम द्वारा लगाए गए सारे मोशन सेंसर्स अपने आप ही खराब होने लगे थे। किसी को नहीं समझता कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। सैम तो अब अपने कुछ साथियों को लेकर उन मोशन सेंसर्स और डिवाइसेस को चेक करने चला गया कि आखिर इनमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जॉन उन सभी को जाने से मना करता है क्योंकि ये चाल रेडिक की हो सकती है और उसने ही जानबूझकर डिवाइसेस को खराब करके वहां पर तुम्हारे लिए जाल बिछाया होगा। सैम और उसके सभी साथी जॉन की बात बिल्कुल नहीं मानते और डिवाइसेस को चेक करने चले जाते हैं। पर अब अचानक सैम के एक साथी का पैर बहुत ही खतरनाक ट्रैप के अंदर फंस गया था। वो आदमी तो सैम के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। उसी तरह सैम के बाकी साथियों को रेडिक अंधेरे में पकड़ के कहीं दूर लेकर जा रहा था और रेडिक सैम के साथियों को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। सैम इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गया, इसीलिए वो तुरंत ही अपने हेडक्वार्टर की तरफ चला जाता है। वापस अपने साथियों के पास आकर सारी चीजें बताने के बाद सभी लोग रेडिक से काफी ज्यादा डरने लगे थे। देखकर ऐसा लग रहा होता है कि सैम के सभी साथी अब रेडिक के सामने बिल्कुल नहीं आएंगे। सैम तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, इसीलिए वो जॉन के पास जाकर उससे मदद मांगता है कि तुम रेडिक को हराने में मेरी मदद करो। सैम तो जॉन पर काफी गुस्सा हो रहा था, जैसे कि वही उसका बॉस है। लेकिन साइड में खड़ी हुई डेल जो जॉन के साथ मौजूद थी, वो सैम के इस बेकार बिहेवियर के लिए उसे बहुत ज्यादा मारती है। डेल के सामने तो सैम की कुछ चल ही नहीं पा रही थी। तब जाकर जॉन सैम से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा रेडिक को पकड़ने में, लेकिन तुम्हें हमारे अंडर काम करना पड़ेगा। जॉन ने सैम को ये भी बताया कि हमें रेडिक जिंदा चाहिए कुछ ही घंटों के लिए, उसके बाद तुम रेडिक के साथ जो चाहे वो करो, मुझे उससे मतलब नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन जो कि रेडिक को जिंदा पकड़ना चाहता था, उसका एक अलग ही रीजन होता है रेडिक से काम निकलवाने का, और ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा टॉप सीक्रेट थी। सैम भी इतनी ज्यादा मार खाने के बाद जॉन के साथ की गई डील के लिए रेडी हो जाता है, यानी कि अब वो जॉन द्वारा कही गई चीजों को ही करेगा। जॉन ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर प्लान बनाया कि सबसे पहले उन्हें रेडिक की लोकेशन का पता लगाना पड़ेगा। इसीलिए अब जॉन ने रेडिक के उस पेट के ऊपर गोली मार के ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया होता है, क्योंकि जॉन को पता था कि ये पालतू पेट अपने मालिक के पास ही जाएगा, जिससे कि हमें बड़ी आसानी से रेडिक की लोकेशन का पता चल सकता था। अब जॉन अपने कुछ टीम मेंबर्स के साथ उस पेट पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर उसे ट्रैक करने के लिए निकल जाता है। वो सब तो अपने हेडक्वार्टर से काफी दूर चले आए थे, एक बहुत ही बड़ी गुफा के अंदर, क्योंकि उन्हें रेडिक की लोकेशन यहीं पर दिखा रही थी। लेकिन पूरी गुफा छानने के बाद भी उन्हें रेडिक कहीं भी मिलता ही नहीं। जॉन को तो उल्टा अपना एक आदमी वहीं पर फंसा हुआ मिला था, जिसके ऊपर रेडिक ने हमला करके वो ट्रैकिंग डिवाइस उसके बॉडी में डाल दिया होता है। जॉन समझ गया था कि ये जरूर रेडिक की चाल है, वो तो हमें चकमा देने की कोशिश कर रहा था। वहीं हेडक्वार्टर के एकदम टॉप पर रेडिक बैठा हुआ दिखाई देता है, जो यहाँ पर पहले से नजर रख रहा था। जॉन को जब सारे प्लान का रियलाइजेशन होता है, तब वो अपने सभी साथियों के साथ वापस हेडक्वार्टर की तरफ आने लगा। सभी लोग जल्द से जल्द तिजोरी के पास आते हैं, जिसके अंदर पावर नोट्स रखे गए थे। जॉन और सैम ने देखा कि उस तिजोरी के ऊपर फेयर ट्रेड लिखा गया है, और ये जरूर रेडिक नहीं लिखा था। जॉन और उसके साथियों को तो लगने लगा कि रेडिक यहाँ पर पहुंच चुका है और उसने पावर नोट्स भी चुरा लिए होंगे, लेकिन सैम कह रहा था कि इस तिजोरी की चाबी हमेशा से मेरे पास ही थी, तो इस तिजोरी को खोलने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन फिर भी सभी को शक हो रहा था कि रेडिक ने कहीं इसके अंदर कोई बॉम्ब तो नहीं छुपा कर रखा है, इसीलिए मजबूरी में आकर सैम को वो तिजोरी खोलनी ही पड़ती है। ताज्जुब की बात थी कि रेडिक ने तो वो पावर नोट चुराए ही नहीं होते, वो वैसे के वैसे ही तिजोरी में पड़े होते हैं। जॉन को भी इस बात से थोड़ी सी खुशी हो गई और वो अपना नेक्स्ट प्लान बना
बनाने के लिए चल पड़ा। लेकिन यहाँ सैम उस तिजोरी को ठीक से बंद करना भूल जाता है, जिसका फायदा उठाकर रिडिक तुरंत ही उनके हेडक्वार्टर के अंदर घुस गया और सारे पावर सेल्स को चुरा लिया। जॉन और उसके साथियों को जब ये बात पता चली तब वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। जॉन तो सीधा सैम के ऊपर आकर उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि चाबी तो उसके पास ही थी और सैम की ही लापरवाही के कारण रेडिक ने वो सारे पावर सेल्स चुरा लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें रेडिक को दिखाया जाता है जो जमीन के अंदर सभी पावर सेल्स को दफना रहा था, क्योंकि उसे इन सभी पावर सेल्स की कहीं न कहीं तो जरूरत पड़ेगी ही। जॉन तो अपने सभी साथियों के साथ मिलकर नेक्स्ट प्लान की तैयारी करता ही है, तभी उस प्लेनेट का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा खराब होने लगा, यानी कि उस प्लेनेट पर अब एक बहुत ही खतरनाक तूफान आ रहा होता है। जॉन तो अब लगातार रेडियो पर अपने किसी आदमी से बात कर रहा था जो लगातार मदद भेजने के लिए कहता है, लेकिन अब रेडिक पता नहीं क्यों अपने सारे हथियार फेंककर जॉन और बाकी लोगों से बातें करने चला आया था। जॉन रेडिक से इतना पूछता है कि 10 साल पहले एक डार्क प्लैनेट पर विलियम नाम का एक आदमी तुम्हारे साथ मौजूद था, तो क्या वो विलियम नाम का आदमी आज भी जिंदा है कि नहीं। दरअसल बात ये होती है कि जॉन जिस विलियम नाम के लड़के की बात कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि जॉन का ही बेटा था। लेकिन रेडिक जॉन के सवाल का जवाब ना देते हुए सिर्फ इतना कहता है कि तुम सब सिर्फ मुझे एक स्पेसशिप दे दो, जिसके बाद मैं तुम्हें 2 पावर सेल्स में से एक पावर सेल्स दे दूंगा। जॉन तो इस बात से मान ही नहीं रहा था, क्योंकि उसे सबसे पहले अपने बेटे के बारे में जानना है। इसीलिए अब रेडिक बिना कुछ इन्फॉर्मेशन दिए वहाँ से जाने लगता है। तभी सैम ने गुस्से में आकर रेडिक के ऊपर गन पॉइंट कर दिया था, लेकिन वो गोली चलाता उससे पहले रेडिक का पालतू पेट सैम को आकर काटने लग जाता है, क्योंकि पालतू पेट नहीं चाहता था कि उसके मालिक को चोट पहुंचाई जाए। लेकिन रेडिक जैसे ही अपने पालतू क्रिएचर को बचाने के लिए आगे बढ़ा, तभी डेल बेहोशी का एक इंजेक्शन रेडिक के बॉडी पर मार देती है। रेडिक कुछ ही देर के अंदर वहाँ बेहोश हो गया था। सैम ने तो रेडिक के उस क्रिएचर को भी मारकर खत्म कर दिया। कुछ देर बाद जब रेडिक की आंखें खुलती हैं, तब वो अपने आप को बंदी बना हुआ पा रहा था। जॉन तो अब लगातार रेडिक से अपने बेटे के बारे में ही पूछता है कि वो जिंदा भी है कि नहीं, लेकिन रेडिक इसका जवाब ना देते हुए सिर्फ इतना कहता है कि तुम्हें अब मुझसे नहीं बल्कि इस प्लेनेट पर जो होने वाला है उससे डरना चाहिए, और शायद तुम जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो इन चीजों में मैं तुम्हारी भी मदद नहीं कर पाऊंगा। जॉन का बस चलता तो वो रेडिक को जान से मरवा देता, लेकिन उसे अपने बेटे की लोकेशन निकालनी है। अब यहाँ जॉन ने रेडिक को सैम के हवाले कर दिया था, जो तुरंत ही अपने हाथ में एक चाकू लेता है जिससे कि वो रेडिक का सर काट दे। सभी लोग ये नजारा बड़े शौक से देख रहे थे, पर अचानक उस प्लेनेट पर एसिड रेन होने लगी। बारिश होने के अगले ही मोमेंट में प्लेनेट के चारों तरफ से अजीब तरीके की आवाजें आने लगी। जॉन और सैम के सभी साथी इस आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इस बारिश ने प्लेनेट के अंदर सो रहे काफी खतरनाक क्रिएचर्स के झुंड को जिंदा कर दिया था, और अब वो सारे खतरनाक और जानलेवा क्रिएचर्स झुंड बनाने लग जाते हैं। देखते ही देखते प्लेनेट पर मौजूद सारे जहरीले क्रिएचर्स ने हेडक्वार्टर पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। जॉन के तो बहुत सारे साथी क्रिएचर्स के हमलों में मारे जाते हैं, और अब इस सिचुएशन को देखने पर जॉन समझ चुका था कि इन क्रिएचर्स से सिर्फ हमें रेडिक ही बचा सकता है, क्योंकि रेडिक इन सारे क्रिएचर्स के जहर से इम्यून होने के साथ साथ काफी ज्यादा पावरफुल भी था। जॉन के पास और कोई रास्ता न होने के कारण वो रेडिक को आजाद करने लगता है, पर तभी सैम पीछे से आकर जॉन को ये करने से रोकता है, क्योंकि सैम को तो किसी भी कीमत पे रेडिक का सर चाहिए था जिससे वो पैसे ले सके। शॉकिंग बात तब होती है जब जॉन ने रेडिक का एक पैर की हथकड़ी खोल दी थी। रेडिक तो अब पूरी तरीके से आजाद होकर एक चाकू फेंक कर मारता है, जिससे कि सैम का गला ही कट गया था। अब रेडिक जॉन और उसके साथियों से कहता है कि मैं तुम्हें इस प्लेनेट से बचा कर लेकर जाऊंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी एक स्पेसशिप मुझे देनी होगी। जॉन के पास और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो रेडिक की इस बात से मान जाता है। अब रेडिक, जॉन और उसका साथी डीएस होवर बाइक पर बैठकर वहां से दूर जाने लगे पावर सेल्स को लेने के लिए। वो सब तो जल्द से जल्द क्रिएचर से बचते हुए उस जगह पर पहुंच भी जाते हैं। रेडिक ने तो उन दोनों पावर सेल्स को जमीन में से बाहर निकाल लिया था, लेकिन अचानक पता नहीं क्यों जॉन का वो साथी डीएस दोनों पर हमला करने लगा। दरअसल डीएस चाहता था कि वो रेडिक को मारकर सारे पैसे ले ले और फिर उसके पास पावर सेल्स भी मौजूद होंगे। हालांकि डीएस ने जॉन को घायल कर दिया, लेकिन रेडिक डीएस को पकड़कर उसे भी जान से मार देता है। लेकिन मरने से पहले डीएस ने तो उन तीनों होवर बाइक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे कि अब जॉन और रेडिक को अपना सफर पैदल ही तय करना होगा। थोड़ी ही देर में उनकी बॉडी के स्मेल को सूंघते हुए बहुत सारे क्रिएचर्स जो कि काफी खौफनाक थे, वो रेडिक और जॉन के ऊपर हमला करने आ जाते हैं। रेडिक तो अपने सामने आने वाले हर एक क्रिएचर्स को मारता जा रहा था, पर उन सभी क्रिएचर्स की संख्या हजारों में होती है। लगातार क्रिएचर्स का हमला होने के कारण रेडिक भी अब काफी कमजोर हो गया। जॉन अब समझ चुका था कि शायद रेडिक भी इन क्रिएचर से हमें बचा नहीं सकता, इसीलिए जॉन रेडिक से दोनों पावर सेल्स ले लेता है और वहां से दूर भाग जाता है। रेडिक तो कैसे भी होश में आकर उन क्रिएचर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था।
एक समय पर रेडिक को लगा कि ये क्रिएचर्स उसे खत्म कर देंगे, लेकिन अचानक आसमान में से एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप निकल कर आ रही थी, जिसने एक ही साथ उन सारे क्रिएचर्स पर फायर करना स्टार्ट कर दिया। ये स्पेसशिप जॉन और उसके दूसरे साथियों की थी जो यहाँ उनकी मदद करने आए थे। वो सभी तो जॉन और रेडिक दोनों को ही रेस्क्यू कर लेते हैं। जॉन रेडिक को कह रहा था कि हम दोनों ने ही अपना वादा पूरा किया, जिसके बाद रेडिक जॉन से एक स्पेसशिप लेकर दूर कहीं ब्रह्मांड में निकल जाता है। रेडिक तो सीधा अपने पुराने प्लेनेट पर आ चुका था, जो उस सिपाही को पकड़ता है जिसने कि उसे फ्यूरेसा प्लेनेट पर कैद किया था। रेडिक तो उस सिपाही से वाकू के बारे में पूछता है, क्योंकि अब वो उसे मारना चाहता था, पर अब पता चला कि रेडिक के जाने के बाद वाकू उस प्लेनेट का नया लॉर्ड बन चुका था और अब वाकू वही सारी सुपरनेचुरल शक्तियां पाना चाहता है जो रेडिक के पास है। और अब तो वाकू को वही सारी सुपरनेचुरल शक्तियां मिल गई हैं जो रेडिक के पास हैं। यानी कि रेडिक की जंग अभी तक खत्म नहीं हुई थी, पर हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।